ओके। पिछली क्लास में हमने मेक इन इंडिया पढ़ना शुरू किया था और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को पढ़ते समय हमने जो है ना इसके शुरुआती 3 बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। पहले हमने चर्चा की थी कि क्या ऐसा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से मेक इन इंडिया जैसा प्रोग्राम सरकार को लाना पड़ा। तो हमने उस बैकग्राउंड में इस चीज को समझा था कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के लिए जो औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो भारत में नहीं हुई। तो हमारा सेवा क्षेत्र तो अपने अनुपात में बढ़ता रहा, एग्रीकल्चर का जो अनुपात है वो जीडीपी में कम होता रहा, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर लगातार एक तरीके से स्टैग्नेंट बना रहा, मतलब स्थिर सा बना रहा। ठीक है, हालांकि सरकार ने आजादी के बाद से बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास इतने काफी नहीं थे। ठीक है, क्योंकि हमारे सरकार ने जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था उस इकोनॉमिक मॉडल के हिसाब से सरकार को समाज और जनता का ख्याल ज्यादा रखना पड़ा। और खासकर उस समय इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो 90% से ज्यादा जनसंख्या हमारी भुखमरी की कगार पे थी। तो सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या की अवहेलना करके और आर्थिक विकास पे इस तरीके से जोर नहीं दे सकती थी। तो हमने इस बैकग्राउंड को समझा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने ये समझा था कि सरकार जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेकर आई है तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव सरकार ने तय किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये समझा कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सरकार ने क्या क्या अर्थव्यवस्था में सुधार किए हैं। तो सरकार ने अर्थव्यवस्था में जो सुधार किए थे उसके बारे में तो हमने कल जानकारी ले ली थी। अब आज हम आगे बढ़ते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम से पिछले 11 वर्षों में क्या अचीवमेंट हासिल हुआ है। ठीक है, ओके। सो आज हम शुरू करेंगे। आप लोगों को ये विजिबल होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर नहीं विजिबल है तो आप इसको जो है ना थोड़ा सा, जब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं तो मोबाइल के स्क्रीन को 2 उंगलियों से टच करके अगर आप उसको थोड़ा चौड़ा करेंगे तो वो जो है पिक्चर थोड़ा बड़ा आ जाता है, क्लियर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आज ये देखना शुरू करते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम से पिछले 11 वर्षों में सरकार ने क्या अचीवमेंट हासिल किया है, या हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या फायदा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था को। हालांकि ये 11 वर्षों का समय बहुत कम है। ठीक है, 11 वर्षों में मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम के आउटकम को डिटरमाइन करना ये बहुत ही मतलब जल्दबाजी वाला कदम है, लेकिन फिर भी हमें विश्लेषण करना तो चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या अचीवमेंट हुए थे। ठीक है, तो वैसे ही जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो मैं किनारे खड़े होकर बोल रहा हूं, तो आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो उनको मैं बोल के लिखा दूंगा। अच्छा देखिए, जो अचीवमेंट हैं वो अचीवमेंट तो फैक्चुअल हैं। ठीक है, उनमें कुछ डिस्कशन की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब चैलेंजेस इसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस अभी हमारी इकोनॉमी को फेस करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि क्या हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम अभी तक सफल रहा है या नहीं रहा है। फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फिर आगे हम क्या फर्दर एक्शन ले सकते हैं। तो वहां पर डिस्कशन का स्कोप है। अभी क्या हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है मेक इन इंडिया प्रोग्राम से, तो ये फैक्चुअल है, तो इसको जो है ना आप सीधे इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसे नोट कर लीजिए, और मैं आपको जो ना हिंदी में भी लिखा देता हूं। तो अचीवमेंट क्या हुआ है, तो पहला पॉइंट ये है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम लागू होने के बाद, ठीक है, भारत जो आज विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, इंडिया हैज बिकम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो हेडिंग डाल लीजिए कि क्या उपलब्धियां हुई हैं पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियां। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, हमें मतलब कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या बदलाव आया है। तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स टू बिकम ग्लोबल लीडर इन टॉयज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, खिलौनों के विनिर्माण में, खिलौनों के उत्पादन में भारत जो है अब वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनता जा रहा है। अभी ग्लोबल लीडर को आप हिंदी में ग्लोबल लीडर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इतनी क्लिष्ट हिंदी आप लिखें, हालांकि अगर आप याद कर सकें तो जरूर लिखें। ठीक है, तो वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि खिलौनों के उत्पादन में, इंग्लिश वाले लिखते जाइए यहां से देखकर,
खिलौनों के उत्पादन में भारत वैश्विक नेतृत्वकर्ता या ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है। अब इसका हमें प्रमाण कहां से मिलता है कि देखिए, पहले हमारे देश में चाइना के बने हुए खिलौने बहुत आते थे, लेकिन अब हमारे देश में खुद ही ये खिलौनों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। और इसका एग्जाम्पल हमें इस तरीके से मिलता है कि जो हमारा इंपोर्ट है, आयात है, वो 70% तक गिर गया है पिछले कुछ वर्षों में, और जो हमारा खिलौनों का एक्सपोर्ट है वो 61% तक बढ़ गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नीचे लिख लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है और निर्यात में 61% की वृद्धि हुई है। तो भारत एक तो सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है, दूसरा वो खिलौनों के उत्पादन में वो जो है ना ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है, उसका जो है ना आयात से ज्यादा निर्यात होता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा की अचीवमेंट है, इंडिया इज ऑलरेडी ग्लोबल लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। भारत पहले से ही, ठीक है, हालांकि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बाद ही जो है ना भारत ग्लोबल लीडर बना है। तो जो हमारे दो हैं, एक हमारा ये जो फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स को हिंदी में आप ये कह सकते हैं कि दवाइयों के उत्पादन में, ठीक है, दवाइयों के उत्पादन में, खासकर जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में भारत वैश्विक नेतृत्व करता है, पहले से ही है। ठीक है, क्योंकि WHO को जो सबसे ज्यादा दवाई सप्लाई की जाती है, जेनेरिक दवाइयां सप्लाई की जाती हैं, और पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयां सप्लाई की जाती हैं वो भारत से की जाती हैं। ठीक है, तो जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में भारत ऑलरेडी ग्लोबल लीडर है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, जो हमारे चिकित्सा उपकरण हैं, उनके उत्पादन में भी, उनके विनिर्माण में भी भारत ग्लोबल लीडर है। अब चिकित्सा उपकरण आपका क्या है, जैसे थर्मामीटर है, आपका बीपी नापने की मशीन है, तो ये सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो इसमें भारत ग्लोबल लीडर है। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी मीडियम में जब आप लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स लिख देंगे, हिंदी में फार्मास्यूटिकल्स लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन, दवाइयों का उत्पादन। ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और उसके बाद नीचे लिखेंगे चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा उपकरण। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे देकर, साइन देकर, वैश्विक नेतृत्वकर्ता या ग्लोबल लीडर है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो लिखेंगे, हिंदी में लिखिए फार्मास्यूटिकल्स, ब्रैकेट में लिखिए जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन, फिर नीचे जाइए और लिखिए इसी स्ट्रक्चर में, नीचे जाइए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में, फिर उसमें वहां पर जो है एक ऐसे साइन मारिए, और फिर यहां पर लिखिए भारत ग्लोबल लीडर है, भारत वैश्विक नेतृत्वकर्ता या ग्लोबल लीडर है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया है? इंडिया हैज स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन इन फॉलोइंग सेक्टर्स। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है, मैं ये पढ़ा चुका हूं, तो ग्लोबल वैल्यू चेन आप पिछले लेक्चर्स में देख लीजिएगा। तो वैश्विक मूल्य श्रृंखला, ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत ने कुछ अपने जो सेक्टर्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जहां पर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं? हमारा आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप हिंदी में कहेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद आपका टेक्सटाइल है, फिर आपका फार्मास्यूटिकल्स है, और लास्ट में आपका ऑटोमोबाइल है। तो इन 4 सेक्टर्स में भारत ने अपनी जो पकड़ है ग्लोबल वैल्यू चेन में, अपनी जो स्थिति है वो मजबूत की है। ठीक है, तो हिंदी में लिखिए आप लोग, हिंदी में लिखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक मूल्य श्रृंखला में, निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति को मजबूत किया है।
ठीक है, अब वो क्षेत्र नीचे लिख दीजिए 1 2 3 4 करके। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, फिर दूसरा लिख दीजिए वस्त्र उद्योग, तीसरा लिख दीजिए ऑटोमोबाइल को ऑटोमोबाइल ही लिख दीजिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल, और उसके बाद चौथा लिख दीजिए फार्मास्यूटिकल, दवाइयों का उत्पादन। तो इन 4 सेक्टर्स में भारत ने ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। सेक्टर्स और भी हैं, लेकिन इनका जो ना रिकॉग्नाइज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा अपनी स्थिति मजबूत की है, ठीक है। ऐसे तो जेम एंड ज्वेलरी भी है, उसमें तो भारत पहले से ही अग्रणी है। तो बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन इनमें भारत ने जो है ना एक दर्शनीय अपना वो कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट क्या है? ठीक है, अब 5वां क्या? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र में और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया है कि इंडिया हैज आल्सो डूइंग वेल इन फॉलोइंग सेक्टर्स, मतलब निम्नलिखित क्षेत्रों में भी भारत अच्छा कर रहा है, ठीक है। हिंदी में लिखिए, ठीक है। 5वां पॉइंट आप लोग उतारिए, इंग्लिश मीडियम वाले तो उतार लीजिएगा। 5वां पॉइंट क्या है कि इंडिया इज ऑल्सो डूइंग वेल इन फॉलोइंग सेक्टर्स। तो वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं आपका? स्पेस, ठीक है, फिर उसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, फिर रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट हो गए, फिर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल हो गया, ऑयल रिफाइनिंग हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका हैवी इंजीनियरिंग हो गया, और लास्ट में आपका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो इन क्षेत्रों में भी भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टेक्सटाइल भी है ऑफकोर्स, फार्मास्यूटिकल्स भी है, तो वो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो लिखिए, इसमें हिंदी में लिखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। विनिर्माण के क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योगों में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। वो कौन कौन से उद्योग हैं? पहला लिखिए खाद्य प्रसंस्करण, दूसरा लिखिए अंतरिक्ष, तीसरा लिखिए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, चौथा लिखिए ऑयल रिफाइनिंग। देखिए, ऑयल रिफाइनिंग को आप तेल परिशोधन भी कह सकते हैं, लेकिन वो फिर वही क्लिष्ट हो जाएगा। रिफाइनिंग को हिंदी में कहते हैं परिशोधन, तो आप इसको ऑयल रिफाइनिंग ही लिखिए, ठीक है। चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए तेल परिशोधन। उसके बाद केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, तो इसको भी सेम लिख दीजिए केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, क्योंकि पेट्रोकेमिकल की हिंदी मुझे भी नहीं आती, ठीक है। तो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लिख दीजिए। फिर उसके बाद हैवी इंजीनियरिंग, भारी अभियांत्रिकी उद्योग, तो हिंदी में क्या रहेगा? भारी अभियांत्रिकी उद्योग, और उसको ब्रैकेट में आप हैवी इंजीनियरिंग जरूर लिख दीजिएगा, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, और हिंदी में कैसे लिखेंगे? 2 पहिया, 4 पहिया, और इस तरीके से एक ब्रैकेट देकर वाहनों का उत्पादन, ठीक है। इसको आप ऑटोमोबाइल सेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर को थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करके, मेरे मन में आया कि डिस्क्राइब करके लिख देता हूं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, ठीक है। तो इसमें भी भारत की जो स्थिति है, भारत जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम लागू होने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद अब अगला सवाल यह आता है कि क्या भारत का मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो सफल हुआ? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधार किया गया है। देखिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं ढांचागत सुधार क्यों कह रहा हूं? यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए हैं अर्थव्यवस्था में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, आजादी के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड थी, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने जो कैपिटलिस्ट
ठीक है, यानी कि पूंजीवादी, और दूसरी तरफ सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। इन दोनों ही आर्थिक प्रणालियों के गुणों को समावेश कर लिया अपने आपस अंदर, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली को भारत ने अडॉप्ट किया। लेकिन आजादी के बाद मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा, मैं बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अधिकांश हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था, भुखमरी की कगार पे था। तो इसलिए जो है ना, हम इसकी तरफ तो जा ही नहीं सकते थे, इसकी तरफ तो हम जा ही नहीं सकते थे। अच्छा, पूरी तरह हम इसकी तरफ भी नहीं जा सकते थे, समाजवादी मॉडल की तरफ, सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ, सोशलिस्ट सिस्टम की तरफ भी हम नहीं जा सकते थे पूरी तरह, क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल जो इकोनॉमी का सोशलिस्ट मॉडल है, इसमें जो है ग्रोथ बहुत स्लो होती है। जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इकोनॉमी की वो बहुत स्लो होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ग्रोथ तो अच्छी होती है, ग्रोथ तो तेजी से होती है, लेकिन इसमें जो है शोषण होता है, ठीक है। शोषण जब मैंने आपको जो है ना, जब ये चारों मॉडल पढ़ाए हैं इकोनॉमी के, तो पिछली क्लासेस में वो दिया हुआ है, मैंने बताया कि कैसे शोषण होता है, ठीक है। जो तो इकोनॉमी का जो कैपिटलिस्ट मॉडल है उसमें शोषण ज्यादा होता है, ठीक है। अब ऑलरेडी हमारी 90% से ज्यादा जनसंख्या भुखमरी की कगार में, तो और कितना शोषण करेंगे। तो कुल मिला के हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मेट अपनाया, और हमारा जो झुकाव था वो हमारा झुकाव इस तरफ ज्यादा था, ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल की तरफ ज्यादा था। फिर 1991 में 1991 में हमने जब एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए, तो एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाने के बाद हमने अपने झुकाव को इस तरफ करना शुरू किया, ठीक है। अब मैंने आपको कल बताया था कि 2014 तक हमारा जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, उसमें जो है ना उदारीकरण का दौर चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद जो है फिर हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ ध्यान देने लगे। हमने ये पॉलिसी अपनाई कि अब हम वैश्विक स्तर पर अपने स्थान को मजबूत करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। तो 2014 के बाद से जब मोदी जी आए हैं, तो उन्होंने जो है इस जो धीरे धीरे यहां कैपिटलिस्ट अप्रोच की तरफ हम जा रहे थे, उन्होंने इस स्पीड को बढ़ा दिया। अब हमारा जो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी हो गई, तो हमारा जो अब झुकाव है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज्यादा है, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अब हमारा अप्रोच उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़ी तेजी से किए गए हैं। यहां पर जो रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स बहुत तेजी से किए गए हैं, ठीक है, 2014 के बाद। और ये जो तेजी से रिफॉर्म्स किए गए हैं, ढांचागत जो सुधार किया गया है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, या बदलाव जो लाया गया है, जो चेंजेस लाए गए हैं, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस इकोनॉमी में किए गए हैं, तो उनका परिणाम देखने के लिए, उनका आउटकम देखने के लिए 11 साल बहुत कम समय है। क्योंकि हम एक तरफ अपनी, देखिए, हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया आप इंडिया में आओ और आप इंडिया में बनाओ। अब वो इंडिया में आएंगे तब जब उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां मिलेगा, बेहतर पॉलिसीज मिलेंगी, बेहतर रूल एंड रेगुलेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो भारत ने हर स्तर पर काम किया। जब उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो भारत ने हर स्तर पर काम किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आप किसी ऐसे आप जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी की शादी है। अब शादी है तो आप जब अगर कोई हॉल देखने जाएंगे तो वहां पर ये देखेंगे ना कि भाई गाड़ियां खड़ी करने की जगह है कि नहीं है, हमारे जितने मेहमान आएंगे उतने मेहमानों को यहां पर एकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बारिश हो जाएगी तो बारिश से बचने का क्या उपाय है, हमारा जो डाइनिंग एरिया होगा वो कैसा है। तो हम ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। तो जो विदेशी निवेशक भारत में आएगा वो भी इन सब चीजों का ख्याल रखेगा कि भाई जो है ना, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है कि नहीं है। तो भारत जो है नियमों में बदलाव कर रहा है, नियमों को सरल कर रहा है, विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा रहा है, टैक्स रिफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद जो है ना फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे रहा है पीएलआई स्कीम के माध्यम से। तो ये सारे काम कर रहा है। फिर उसने अपने खुद की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उनका विलय भी किया, ताकि जो है ना ये बैंक आपस में मिलकर जो है ना बड़े कैपिटल बेस वाले बन जाएं और ये ज्यादा से ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो भारत ने ये सारे कदम उठाए हैं, लेकिन इनका आउटकम दिखने में अभी टाइम लगेगा। दूसरी चीज ये है कि बीच में कोविड आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं कई जगह आप सुनेंगे कि लोग तुरंत आलोचना पे उतर आते हैं कि मेक इन इंडिया फेल हो गया। अरे भैया, ये तो देखो, मेक इन इंडिया को आए हुए अभी 10 वर्ष हुए हैं,
और उसके लिए जो सरकार ने जो सुधारात्मक कदम उठाए हैं वो अभी भी जारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सरकार है तेजी से काम कर रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजी चाहिए, तो इस मामले में जो हमारे वर्तमान मंत्री हैं नितिन नितिन गडकरी जी, वो बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर लेवल पे जो है ना मजबूत किया जा रहा है। कल ही हमने पढ़ा कि औद्योगिक गलियारा, माल ढुलाई गलियारा यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर हमारा फ्रीट कॉरिडोर, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, फिर हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और उसके बाद फिर हमारा क्लस्टर्स वगैरह, ये सब डेवलप किए जा रहे हैं। तो इनके डेवलपमेंट में टाइम लगता है। हाईवेज अलग से बनाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इनके डेवलपमेंट में टाइम लग रहा है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये असफल है। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि ये समय अभी कम है किसी मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम के आउटकम को एनालिसिस करने के लिए या इसको समझने के लिए, ठीक है, या इससे पॉजिटिव आउटकम रिसीव करने के लिए, ठीक है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जबकि मेक इन इंडिया 2014 में आया, लेकिन ये अगले 20, 25, 30 सालों तक रेलिवेंट बना रहेगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनेंगी वो सब इसी को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उनका जो बेस होगा मेक इन इंडिया ही होगा। तो मेरी चीज समझ में आ गई। लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कहां पर हमको ऐसा लग रहा है कि मेक इन इंडिया फेल हो गया, ठीक है। क्योंकि ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है? ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, डिड मेक इन इंडिया प्रोग्राम अचीव इट्स टारगेट्स? तो देखिए टारगेट क्या तय किया गया था कि भाई, टारगेट ये तय किया गया था कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उसके लिए हमें जो एनुअल ग्रोथ रेट है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो एनुअल ग्रोथ रेट 12 से 14% तक अचीव करनी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम 5 से मतलब कि 5 से 6% के बीच में ही हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है, अभी भी है, ठीक है। दूसरा हमारा टारगेट ये था कि 2025 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी में जो शेयर है, वो जो हिस्सेदारी है, उसको हम 16.6% से बढ़ाकर 25% तक करेंगे, और 2025 तक। और ये 2025 ही चल रहा है, पहले ये 2022 तक के लिए टारगेट लिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद कोविड की वजह से इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो 2025 तक यह तय किया गया कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में योगदान है, जो शेयर है, उसको 16.7% से बढ़ाकर 25% तक लाएंगे। तो वो भी हम नहीं ला पाए, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो अभी भी 15 से 17% के बीच में ही है। फिर उसके बाद हमारा अगला जो टारगेट ये था कि हम 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेंगे, एक मतलब कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल जॉब्स को हम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम अचीव नहीं कर पाए। इवन CMIE और CEDA, CMIE आपका जो है ना सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और CEDA सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस, ये दोनों एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी। तो अशोका यूनिवर्सिटी के ये दोनों रिसर्च सेंटर हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखते हैं। तो इनकी रिपोर्ट अगर हम देखें तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2016 से 2025 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कम लगभग जो है ना 30% रोजगार कम हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30% रोजगार कम हुए हैं। अगर हम आरबीआई और एनएसएसओ के अभी हालिया आंकड़ों को भी देखें तो आरबीआई और एनएसएसओ भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 1 से 1.5% तक की गिरावट हुई है रोजगार सृजन में, ठीक है। मतलब कि रिड्यूस हुए हैं, जो जॉब्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो वो डाटा हम करंट के हिसाब से पढ़ लेंगे। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमने 10 करोड़ एडिशनल जॉब्स के लिए बात की थी, तो और उसका उल्टा हुआ, जॉब्स कम हो रहे हैं। फिर हमने ये बात की थी कि जीडीपी में जो है ना हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ाना है, तो हम जीडीपी में शेयर भी नहीं बढ़ा पाए, शेयर हमारा अभी भी 15 से 17% के बीच में झूल रहा है। फिर एनुअल ग्रोथ रेट जो हमें 12 से 14% तक हमें लेनी थी, तो वो भी अगर हम देखें तो हमारा जो है आई गेस इकोनॉमिक सर्वे के ही हिसाब से, दैट इकोनॉमिक सर्वे,
कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी स्टिल बिटवीन, हाँ, जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो हमारा अभी भी 15 से 17% के बीच में ही है। ठीक है, तो कुल मिला के जो टारगेट्स थे, वो टारगेट तो हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो जब हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम फेल हो गया। तो फिर आप सीधे इस कंक्लूजन पर नहीं आएंगे कि ये प्रोग्राम फेल हो गया, फिर आप कहेंगे कि मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को एनालिसिस करने के लिए, उसके आउटकम को एनालिसिस करने के लिए ये 11 वर्षों का या 12 वर्षों का जो समय है, ये बहुत कम है। सरकार द्वारा किए गए सुधार वो निरंतर जारी हैं और इनको आगे आने वाले 10 वर्षों में हम इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बारे में उम्मीद कर सकते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो डिड मेक इन इंडिया प्रोग्राम अचीव इट्स टारगेट? तो पहला पॉइंट क्या है? इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टिल बिटवीन 15% टू 17%। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, हिंदी में भी बोल रहा हूं। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए कि इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ, हिंदी में पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा? क्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा? ठीक है, तो आंसर लिखिए, बड़ा सा एक बिग नो डाल दीजिए, नो। ठीक है, नहीं सफल रहा भाई। कैसे हम कह सकते कि नहीं सफल रहा? तो इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टिल बिटवीन 15% टू 17%। हिंदी में लिखिए, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी भी 15 से 17% के बीच बनी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू सीएमआई एंड सीईडीए रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट, अच्छा हाँ, नोट्स में एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट्स में बाय मिस्टेक यहां पर 40% लिख गया है। ठीक है, तो ये 40% को यहां पर आप इसको 30% करिए। ठीक है, जो लोग जिनको नोट्स भेजे जा चुके हैं वो लोग जो है 30% जॉब रिड्यूस हुए हैं, और उसके बाद जो है सिंस लास्ट 10 ईयर्स नहीं, मतलब बिटवीन 2016 टू 2021। ठीक है, तो ये दो जगह करेक्ट करिए। मैंने वहां पर शायद दिखा है कि अकॉर्डिंग टू सीएमआई एंड सीईडीए रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट, मैंने जो नोट्स में शायद लिख गया हूं मैं कि ऑलमोस्ट 40% जॉब्स हैव बीन रिड्यूस्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन लास्ट 10 ईयर्स। एक्चुअली देखिए, जब आप डाटा कहीं से कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कई जगह आपको सही जानकारी नहीं मिलती। तो मैंने जहां से जानकारी इकट्ठा की, तो वहां पर उन्होंने 40% और इन लास्ट 10 ईयर्स ही बोला। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि इनकी वेबसाइट पे, सीएमआई और सीईडीए के वेबसाइट पे ही जाके चेक कर लेते हैं। तो अशोका यूनिवर्सिटी की जब वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया तो मुझे एक्चुअल फिगर मिला। तो नोट्स में जो ना गलती इसलिए हो गई थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सीएमआई सीईडीए रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 30% जॉब्स हैव बीन reduced in manufacturing sector between 2016 to 2021। ठीक है, between 2016 to 2021, इन लास्ट 10 इयर्स काट दीजिए और between 2016 to 2021, और यहां 40% की जगह 30% कर दीजिए। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख लें, हालांकि अभी इसको इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जैसे, लेकिन अब जैसे विदेशों में प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, उनकी वैश्विक स्तर पर उनका महत्व होता है। तो ये तो हमारे देश की संस्था है, तो महत्व देना हमें भी शुरू करना चाहिए। इसका अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख लें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सीएमआई। ठीक है, और सीईडीए सेंटर फॉर डाटा, सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस। ठीक है, अब हिंदी में लिखिए, सीएमआई एवं सीईडीए अनुसंधान केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार
अनुसंधान केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 के बीच में, वर्ष 2016 से 2021 के बीच में विनिर्माण के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में 30% रोजगार कम हुए हैं, 30% रोजगार कम हुए हैं। ठीक, और बाकी लेटेस्ट डाटा वाली बात मैंने कर ही ली थी। तो आरबीआई और एनएसएसओ भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई 1.5% तक जो है ना अभी एट प्रेजेंट जॉब्स में रिडक्शन है। ठीक है, नीचे लिखिए हिंदी मीडियम में करंट डाटा या लेटेस्ट डाटा लिख लीजिए, करंट डाटा। ठीक है, करंट डाटा इस तरीके से आरबीआई एनएसएसओ इस तरीके से तीर बना के लिखिए और फिर ये ब्रैकेट दे दीजिए और फिर लिखिए कि लगभग 1.5% कमी, या इसको इस तरीके से लिखिए नौकरियों में लगभग 1.5% की कमी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं पूरी बात बोल देता हूं। सीएमआई और सीईडीए रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 के बीच में विनिर्माण के क्षेत्र में लगभग 30% रोजगार कम हुए हैं। लेटेस्ट डाटा क्या कह रहा है, यहां पर नीचे एक पॉइंट देकर लिख दीजिए। लेटेस्ट डाटा आरबीआई और एनएसएसओ क्या कह रहा है कि वर्तमान में रोजगार, विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार में 1.5% की कमी है, मतलब ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद तो भाई हमने ये देखा कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी नहीं बढ़ा है, रोजगार सृजन जो हमने टारगेट लिया था वो भी नहीं हुआ है। फिर तीसरा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि एज पर पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन कॉमर्स, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी संसदीय समितियां विभिन्न विषयों पर बनाई जाती हैं, पॉलिटी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। तो जो एक संसदीय समिति थी कॉमर्स पे, उसके जो अध्यक्ष थे अभिषेक मनु सिंघवी थे, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग में, अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है कि इंडिया हैज फेल्ड टू अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, दोज आर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अंडर चाइना वन पॉलिसी। ठीक है, अंडर चाइना वन पॉलिसी, इंग्लिश में लिख लीजिए। अब हिंदी में लिखना शुरू करिए। वाणिज्य पर संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य पर गठित संसदीय समिति, वाणिज्य पर गठित, ठीक है, क्या लिखेंगे, वाणिज्य विषय पर गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ऐसी वैश्विक कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में असफल रहा है। भारत ऐसी वैश्विक कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में असफल रहा है जो चाइना +1, इसको ऐसे ही लिखिएगा, चाइना +1, हिंदी में भी आप लोग ऐसे लिखिएगा, जो चाइना +1 नीति के तहत विनिर्माण के लिए एक अलग गंतव्य या एक अलग देश की तलाश कर रहे हैं, विनिर्माण के लिए एक अलग देश की तलाश कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, चाइना में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पर चाइना में लगी हैं, क्योंकि चाइना में क्या है कि लेबर सस्ता है और वहां पर जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, तो वहां पर क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी कम हो जाती है और प्रोडक्शन का जो रेट है वो ज्यादा है। तो ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्शन जो है वो चाइना में ही करती हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी कई सारे हालात बदल रहे हैं, ठीक है, बदल इसलिए रहे हैं कि देखिए ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप और उधर चाइना में फिर आपस में अमेरिका और चाइना में रस्साकसी होने लगी। दूसरी चीज ये है कि किसी एक के ऊपर ही निर्भर होना हमेशा गलत होता है। अब इन कंपनियों को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर हम सिर्फ चाइना पर ही डिपेंड रहे
तो ऐसा ना हो कि कल को चाइना ने कोई अपनी नीति में बदलाव किया तो उस बदलाव का हमें दुष्परिणाम देखना पड़े, फिर हम कहीं के ना रहें। तो चाइना प्लस वन पॉलिसी के तहत यह है कि चाइना में हमारी यूनिट है, ठीक है, लेकिन हम चाइना के साथ साथ किसी एक और मैन्युफैक्चरिंग हब की हम तलाश करेंगे, जहां पर जाके हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करेंगे, अपने विनिर्माण इकाई को हम लगाएंगे, अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, ठीक है। और तो ये सारे रीजंस थे, इनकी वजह से जो है कंपनियां वहां से मूव कर रही हैं, तो वो अलग डेस्टिनेशन की तलाश में थी। तो वाणिज्य पर जो संसदीय समिति का गठन हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ऐसी कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में फेल हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फेल हो गया तो फेल हो गया। इसका फायदा ज्यादातर जो ना साउथ ईस्ट एशिया के जो दूसरे देश है वो उठा ले गए, जैसे ताइवान है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इन देशों को जो है ज्यादा फायदा हो गया है, भारत को फायदा नहीं हुआ इतना, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कह रही है, तो यानी कि कुल मिलाकर रिपोर्ट, संसदीय समिति की रिपोर्ट ही कह रही है कि हम वैश्विक विनिर्माताओं को, वैश्विक कंपनियों को भारत की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तरफ से, लेकिन वो जो है ना भारत इसमें असफल हुआ, ठीक। तो ये बात हो गई। उसके बाद फिर कैसे कहा जा सकता है कि मतलब ये लोग जो जल्दबाजी में लोग कहते हैं कि भाई ये असफल हो गया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम असफल है, ठीक है। तो उनका और बाकी तर्क क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सबमिशन इन पार्लियामेंट, ठीक है, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में खुद यह स्वीकार किया है कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 2800 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज ने भारत में अपना जो ऑपरेशन है उसको बंद किया है इन लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाला तो हमने हिंदी में लिख लिया था, इसको हिंदी में लिखिए। सरकार द्वारा संसद में दिए गए एक जवाब के अनुसार, सरकार द्वारा संसद में दिए गए एक जवाब के अनुसार, ठीक है, इंग्लिश में दिख रहा है ना, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सबमिशन इन पार्लियामेंट, almost 2800 foreign companies have shut down their operation in India in last 10 years, ठीक है। हिंदी में लिखिए, सरकार द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए या संसद में दिए गए एक जवाब के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में, भारत में पिछले 10 वर्षों में लगभग 2800 विदेशी कंपनियों ने, 2800, लगभग 2800 विदेशी कंपनियों ने अपने परिचालन को बंद कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद एज पर इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि इन लास्ट 10 ईयर्स एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 5.2%, ठीक है। और जो इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को असफल कहते हैं, और वो इसके पीछे क्या तर्क देते हैं कि भाई इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत का पिछले 10 वर्षों में जो विनिर्माण के क्षेत्र में एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, औसत वृद्धि दर, ठीक, औसत वृद्धि दर वो 5.2% है, ठीक है। तो कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल हो गया। लेकिन हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि इतने महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को एनालिसिस करने के लिए ये 11 साल या 10 साल बहुत कम समय है, ठीक है, क्योंकि सरकार ने संरचनात्मक सुधार किया है। सरकार अब जो है समाजवादी मॉडल से पूंजीवादी मॉडल की तरफ सिर्फ टिल्ट नहीं कर रही, वो तेजी से मूव कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? सरकार तेजी से मूव कर रही है, क्लियर। तो इंग्लिश में लिखिए, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 in last 10 years average annual growth rate in manufacturing sector is 5.2%। हिंदी में लिखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, फिर नीचे लिखिए, पिछले 10 वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का औसत वृद्धि दर 5.2% रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स दिए जाते हैं, ये 5 पॉइंट दिए जाते हैं,
कि भाई जो है ना मेक इन इंडिया प्रोग्राम असफल हो गया है और ये अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया है, तो ये तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपने आंसर के जब कंक्लूजन में आना है तो आपको इस चीज को स्पष्ट करना है कि ये बहुत ही एक छोटा अवधि है, लंबी मतलब शॉर्ट टर्म है कि इतनी महत्वाकांक्षी स्कीम को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई हमने ये चीज समझा कि हमारी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के होने के बाद हमने क्या अचीव किया, हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्टिव्स अपने उद्देश्य हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के सामने। ठीक है, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए चैलेंजेस। किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चैलेंजेस में देखिए जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वैसे ही आप लोग बनाइए इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी आप लोग कैसे लिखेंगे, अब जैसे मैंने ये लिखा है कि कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो कॉम्प्लेक्स में की जगह आपने लिखा है जटिल, लैंड एक्विजिशन, लेबर इन्वायरमेंट और फिर ये ब्रैकेट देकर लॉस। ठीक है, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले लिखिए कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद क्या कॉम्प्लेक्स है, लैंड एक्विजिशन, लेबर एंड इन्वायरमेंटल लॉस। ठीक है, हिंदी में लिखिए जटिल भूमि अधिग्रहण, श्रम एवं पर्यावरणीय कानून। ठीक है, जटिल भूमि अधिग्रहण, श्रम एवं पर्यावरणीय कानून। ठीक है, ये बात तो फैक्ट है, आप जानते हैं। ठीक है, लेबर लॉज में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, हालांकि लैंड एक्विजिशन को लेकर काफी रिफॉर्म किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी समस्याएं हैं। दूसरा हमारा जो लेबर रिफॉर्म है, श्रम सुधार है, लेबर लॉज जो हमारे हैं, जो हमारे श्रम कानून है, उनमें सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उनमें काफी हद तक सुधार किया भी गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं ये हमारे थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अगर एज पर इकोनॉमिस्ट और अगर हम आर्थिक पहलू से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पहलू से अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम लॉस की तरफ ध्यान दें कि हम ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन अब हमारा ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, सतत विकास करना है, तो हम इन्वायरमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं ये जटिल तो हैं और इनके लिए सरकार को जो है अपना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नई योजनाओं को लाना पड़ेगा कि अगर जहां पर पर्यावरण की क्षति हो रही है तो दूसरी जगह उस पर्यावरण को स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, तो एक तो हमारे देश में क्या है कि हमारा जो भूमि अधिग्रहण कानून है, श्रम कानून है और पर्यावरण कानून है, ये जटिल है। ठीक है, दूसरी समस्या क्या है, दूसरा चैलेंज, चुनौती क्या है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने? दूसरी चुनौती यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस मशीनरीज एंड स्किल्ड मैन पावर, इनकी कमी है, लैक ऑफ। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखिए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मशीनरीज एंड स्किल्ड मैन पावर। हिंदी में लिखिए। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? आधारभूत संरचना, फिर उसके बाद यहां पर नीचे लिख देंगे तकनीकी एवं उन्नत मशीनरी। ठीक है, मैं एक्चुअली जगह कम है तो मैं आपको समझाने के लिए उन्नत मशीनरी और फिर नीचे लिखेंगे कुशल श्रम या कुशल लेबर। ठीक है, इनकी कमी, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में मैं बोल रहा हूं, पहला लिखिए आधारभूत संरचना, तकनीकी एवं उन्नत मशीनरी और कुशल श्रमिकों, फिर ये चिन्ह दे दीजिए ये वाला, की कमी। ठीक है, की कमी। तो हाँ, ऑफकोर्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तो अभी चल ही रहा है,
ठीक है, और वो समय लेता है, हालांकि उसमें बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें टाइम तो लगेगा। फिर कल हमने देख ही लिया था कि क्या क्या हम डेवलप कर रहे हैं। फिर उसके बाद तकनीकी रूप से भी हम पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास उन्नत मशीनें भी नहीं है, जो हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, तो उनसे तो हम तकनीकी रूप से और मशीनरी के स्तर पे, हम दोनों स्तर पे पिछड़े हुए ही हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है, क्योंकि जब हमारी जो मैन पावर है वो उस तकनीकी, मान लीजिए अगर कोई उत्पादन करता है या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी हमारा जो घरेलू कंपनी वाला अगर तकनीकी ले भी आता है बाहर से या मशीनरी खरीद भी लेता है, तो उसके लिए उसको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती, ठीक है। तो ये समस्याएं, इसमें डिस्कशन करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको भी पता है कि हमारे भारत में ये समस्याएं हैं कि हमारा आधारभूत संरचना अभी विकसित हो रहा है तकनीकी रूप से, और उसके बाद जो है ना उन्नत मशीनों को लेकर हम अभी कमी को झेल रहे हैं और हमारे पास कुशल श्रमिक नहीं है। उसके बाद हमारा तीसरा क्या चैलेंज है हमारे सामने, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर ज्यादा है प्लस विदेशी निवेश पर ज्यादा है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखिए मोर डिपेंडेंसी ऑन, ठीक है, मोर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड कंपोनेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंपोर्टेड कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और नीचे लिखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेदर देन डोमेस्टिक, ठीक है। दूसरी डिपेंडेंसी किस पर है, हमारी ज्यादा डिपेंडेंसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर है रेदर देन डोमेस्टिक। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे इंपोर्टेड कंपोनेंट्स तो लिख लिया आप लोगों ने इंग्लिश में, हिंदी में लिख लीजिए, फिर मैं फिर डिस्कस करता हूं इसको। देखिए हिंदी में लिखिए आयातित पुर्जों, विनिर्माण के लिए आयातित पुर्जों, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखिए घरेलू निवेश के स्थान पर विदेशी निवेश। पहली लाइन में लिखिए विनिर्माण के लिए आयातित पुर्जों, दूसरी लाइन में लिखिए घरेलू निवेश के स्थान पर विदेशी निवेश, और फिर इस तरीके से साइन ये बनाइए और लिख दीजिए पर ज्यादा निर्भरता, ज्यादा निर्भरता, ठीक है। अब देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो हम कंपोनेंट्स पे ही डिपेंड है। मैं जब आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत मोबाइल फोन की असेंबलिंग को ही मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर कर लिया गया। भारत में बेसिकली हो क्या रहा है इस समय, मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा असेंबलिंग चल रहा है। बाहर से पुर्जों को आयात कर लिया जाता है और उनको जो है ना भारत में बस असेंबल कर दिया जाता है। आप कई बार सुनते होंगे कि कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा स्वदेशी निर्मित फाइटर जेट है, फिर कोई रिपोर्ट आती न्यूज़पेपर में, आप पढ़ते हैं कि भाई इसका तो सिर्फ फ्रेम भारत ने बनाया है, इंजन इस फला देश से लिया गया है, इसके जो रडार सिस्टम है ये इजराइल से लिया गया है, इसका जो एवियोनिक्स है ये इस देश से लिया गया, मतलब कुल मिला के उसके पुर्जे बाहर से लाके भारत में असेंबल कर दिया और कह दिया कि ये भारत स्वदेशी निर्मित है, ठीक है। मैंने खुद एचएएल में ALH हेलीकॉप्टर के ट्रेनिंग की है, तो मैंने खुद देखा है कि उस समय जब मैंने ट्रेनिंग की थी 2003 में, तो मैंने खुद देखा है कि इंजन बाहर से आयात किया गया, हमने सिर्फ अपना फ्रेम बनाया, कंपोजिट मटेरियल बनाया और बाकी चीजें जो है ना बाहर से आयात करके हमने असेंबल कर दिया। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा असेंबलिंग हो रही है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो पा रही, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसका रीजन इधर समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो पा रही भारत में। देखिए ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण, ठीक है, ये ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है ना टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एडवांस मशीनरी, फिर हमारे पास कैपिटल यानी कि पूंजी, और हमारे पास स्किल्ड मैन पावर, कुशल श्रमिक, ठीक है, स्किल्ड लेबर, इनकी कमी है।
ठीक है। सबसे बड़ी कमी तो कैपिटल की है, पूंजी की है। अगर ये पूंजी होगी तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान एवं विकास पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर हम ध्यान देंगे, और जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर हम ध्यान देंगे तो हमारी जो तकनीकी है वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी, हम जो है तकनीकी का विकास कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपनी जो ना एडवांस मशीनरीज हम खुद ही यहां पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। तो हमारे सामने जो ना तकनीकी उन्नत मशीनों, पूंजी और कुशल श्रमिकों की कमी है, जिसकी वजह से जो ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं कर रहा है, और भारत में असेंबलिंग भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, असेंबलिंग मतलब समझ गया ना, पुर्जे जोड़ के यंत्र बना देना, या पुर्जे जोड़कर कोई भी डिजायर्ड चीज बना देना, हवाई जहाज बना दिया, मोबाइल फोन बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा जोर है, हमारी ज्यादा निर्भरता है। ठीक है, और घरेलू इन्वेस्टमेंट यानी घरेलू निवेश पर हमारी निर्भरता उतनी नहीं है। देखिए, एक तो बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ा है, FDI बढ़ा है। ठीक है, लेकिन वो इस रूप में नहीं बढ़ा है कि कंपनियां आ रही हैं भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रही हैं। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया भी है तो वो ज्यादातर जो है ना शेयर बाजार में आया है। ठीक है, हालांकि हाँ कंपनियों में भी आया है, कंपनियों में भी विदेशी कंपनियों ने हिस्सेदारी खरीदी है, लेकिन वो बहुत ही कम है। ठीक है, ज्यादातर हमारा इन्वेस्टमेंट जो आता है वो शेयर बाजार में आता है। जब प्रॉफिट होता है उसके बाद प्रॉफिट वो अपना निकालने के बाद वो फिर वापस चला जाता है। कहीं उनको ज्यादा अगर प्रॉफिट हो रहा है, कहीं अमेरिका ने ब्याज दरों पे कुछ बदलाव किया, या किसी और मार्केट में उनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो यहां से इन्वेस्टमेंट निकल के दूसरे मार्केट में चला गया। तो इससे होता क्या कि वो जो है ना स्टेबल नहीं है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हो रहा है। स्टेबल कैसे होगा? जब फॉरेन कंपनीज आकर खुद भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें भाई घरेलू निवेश पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये भी एक चुनौती है। क्लियर? तो हमने तीसरी चुनौती क्या पढ़ी है कि हमारा जो है आयातित पुर्जों पर और विदेशी निवेश पर निर्भरता ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौती है? मैक्सिमम पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सो इससे होता क्या है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने और इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। अब इसको जो है ना पहले लिख लीजिए आप लोग। मैक्सिमम पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड, so making policies and their implementation is a tough task। ठीक है, हिंदी में लिखिए, विनिर्माण क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा असंगठित है। विनिर्माण क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा असंगठित है। ठीक है, इस वजह से नीतियों को बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना मुश्किल है, टफ है। इवन प्रोग्राम बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना भी टफ है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या, कैसे आप इसको समझोगे कि अनऑर्गेनाइज्ड कैसे? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत है, और सरकार के जो रूल रेगुलेशंस हैं बिजनेस करने को लेकर, उन रूल रेगुलेशंस को मानता है, लेबर लॉज को मानता है, सिक्योरिटी लॉज को मानता है। अब अनऑर्गेनाइज्ड जो टैक्स वगैरह की जो भी चीजें हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है, टैक्स वगैरह प्रॉपर रिटर्न फाइल करता है, तो वो सेक्टर आपका हो जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जैसे रिलायंस की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, टाटा की कंपनियां हैं, ये सब सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं। ये सरकार के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करती हैं, सरकार को सारी डिटेल देती हैं जो रिक्वायर्ड डिटेल हैं, सो दैट सरकार अच्छी पॉलिसी बना सके, अच्छे प्रोग्राम बना सके। ठीक है, उसके बाद ये सुरक्षा से संबंधित और एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, लेबर लॉ से संबंधित जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करती हैं। ठीक है, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है कि वो सेक्टर जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है। अब जब वो पंजीकृत नहीं है तो वो सेक्टर किसी रूल के तहत बंधा नहीं है। अब जब वो सेक्टर किसी रूल के तहत बंधा नहीं है तो वो सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये भी कोई बना रहा है।
अब ये पेन बनाने वाले अगर मान लीजिए कोई कंपनी, मेरी ही कंपनी है, मैं सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो सरकार कैसे जानेगी कि मैं पेन बना रहा हूं? और जब सरकार जानेगी नहीं तो सरकार के पास इस पेन के प्रोडक्शन को लेकर कोई डाटा नहीं होगा। अब डाटा नहीं होगा तो सरकार जो है ना इस पेन के प्रोडक्शन को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बना पाएगी, और ना ही इसको प्रमोट करने के लिए, और ना ही सरकार कोई अपना प्रोग्राम बना पाएगी। और सरकार कोई प्रोग्राम या पॉलिसी बनाएगी भी तो उसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल क्या है कि भाई आप देखते हो कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां तो रजिस्टर्ड है, लेकिन जैसे जो छोटे छोटे जो है ना, मतलब कि एमएसएमई सेक्टर के तहत जो काम कर रहे हैं, वो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। लोग क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लेते हैं, जैसे पानी सप्लाई का प्लांट डाल लिया, अब वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो पानी सप्लाई उनकी रोज जो है ना 12-15 हजार रुपए का पानी सप्लाई हो रहा है, 20 हजार रुपए का पानी सप्लाई हो रहा है। ठीक है, या फिर आप देखोगे कि जैसे इधर दिल्ली है, दिल्ली में आप सदर बाजार में चले जाओ, हवाई जहाज छोड़ के आपको जो खरीदना है खरीद दो। ठीक है, वहां पर आप सब कुछ, वहां पर सब बनता है और कोई भी चीज रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे जो है ना बाजार हैं। ठीक है, तो बात ये समझ में आई कि ज्यादातर जो विनिर्माण हो रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है। अब हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में मैंने लिखवा दिया था, नहीं लिखवाया तो लिख दीजिए, लिख लीजिए। विनिर्माण क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा असंगठित है। विनिर्माण क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा असंगठित है, जिसकी वजह से सरकार को नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला 5वीं चुनौती क्या है? लेस अटेंशन टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हाँ ये बात सही है, हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि अनुसंधान एवं विकास रिसर्च अनुसंधान एवं विकास पर कम ध्यान। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास कैपिटल नहीं है, इतनी पूंजी नहीं है, तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और जैसे क्या है कि अमेरिका जो डेवलप कंट्रीज हैं वो रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे बिलियंस खर्च करती हैं, बिलियंस डॉलर खर्च करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब हम अभी उतना बिलियन डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करने लायक नहीं है ना। तो लिख लीजिए इसको, इंग्लिश में लिखिए, लेस अटेंशन टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो भाई जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम अपना खुद का टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हम बाहर से टेक्नोलॉजी आयात करने पर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखिए, अनुसंधान एवं विकास की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है या कम ध्यान दिया गया है। अनुसंधान एवं विकास की ओर कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने और क्या चैलेंज है? तो अगला चैलेंज ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है, अगला चैलेंज क्या है हमारी अर्थव्यवस्था के सामने? जो ठीक है, अगला चैलेंज है हमारा ग्लोबल सिनेरियो, यानी कि वैश्विक परिदृश्य। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है। देखिए, विश्व में शांति है नहीं। ट्रंप आए हैं, जब से ट्रंप ने पूरे विश्व को हिला के रखा है। नाटो को हिला दिया, इधर ईरान को हिला रहा है, मतलब सबको ट्रंप ने परेशान कर रखा है। अभी भारत के ऊपर भी पिछले हफ्ते इन्होंने टैरिफ लगा, इसी हफ्ते टैरिफ लगा दिया 25% का। ठीक है, कि बोला कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हो तो जो है हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रंप आए हैं, उसके बाद ट्रंप के आने के बाद चाइना और रशिया के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ी है। ट्रंप के आने के बाद दुनिया के अधिकांश देशों के साथ अमेरिका की टेंशन बढ़ी है। अब अमेरिका की टेंशन होना दुनिया के देशों के साथ और अमेरिका का इस तरीके से टैरिफ लगाना सारे देशों पर, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऐसे जो चीजें हैं, इनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कुछ अच्छी घटनाएं होती है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब जैसे एक चीज और समझिए कि अगर आज आप देखेंगे तो कई जगह तो युद्ध चल रहे हैं। अब जैसे केवल अकेले रशिया जो है वो जो रशिया है वो यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका दोनों के साथ संघर्ष की स्थिति में है।
फिर अमेरिका जो है ना रशिया के साथ तो है ही, इधर ईरान के साथ संघर्ष की स्थिति में। ईरान जो है अमेरिका के साथ संघर्ष में है, इजराइल के साथ भी संघर्ष में है। अब इजराइल जो है ईरान के साथ भी संघर्ष में है और उसके बाद फिलिस्तीन के साथ भी संघर्ष में है। अब उसके बाद भारत और अभी जो है ना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी संघर्ष की स्थिति चल रही है। और अभी 10 दिन पहले ही थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी वार हो गया। ठीक है, तो अब जो है ये जो संघर्ष की स्थितियां पूरे विश्व में चल रही हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए, संघर्ष आर्थिक गतिविधियों को स्लो करता है। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के पीछे जो एक बड़ा तर्क दिया गया था, वो तर्क ये भी था कि अगर ग्लोबलाइजेशन किया जाएगा तो संघर्ष की स्थितियां कम होंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ज्यादातर देश जो है ना प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच ले रहे हैं, पॉलिसीज अपना रहे हैं। अब जैसे संरक्षणवादी नीतियां अपना रहे हैं, जैसे ट्रंप महोदय अपनी संरक्षणवादी नीतियां अपना रही हैं। अगर आप इटली में देखोगे तो वहां भी राष्ट्रवादी सरकार है, भारत में देखोगे तो भारत में भी राष्ट्रवादी सरकार है। ठीक है, तो दुनिया में राष्ट्रवादी सरकारें ज्यादा आ रही हैं अस्तित्व में, तो उनकी जो पॉलिसीज है उसी हिसाब से वो अपने हितों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। ग्लोबलाइजेशन या क्लाइमेट चेंज की तरफ उनका ध्यान कम है। ठीक है, तो ये जो वैश्विक परिदृश्य है ये भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चैलेंज है। तो हमने ये चीज देख लिया कि भाई क्या चैलेंज हमारी अर्थव्यवस्था के सामने है। ठीक है, उसमें हमारा तकनीकी और मशीनरी को लेकर हमारा पिछड़ापन है, हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट में जो कम हम खर्च कर रहे हैं, बुनियादी ढांचा जो हमारा डेवलप नहीं है, फिर हमारा जो नियम कायदे हैं, लेबर लॉज हैं, इन्वायरमेंटल लॉज हैं, और ये थोड़े जटिल हैं, हमारे जो लेबर हैं वो इतने स्किल नहीं है। तो ये सारी चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष हैं और इनकी पहचान आपको भी है। तो इतना हम लोगों का जो है परिचर्चा काफी है चुनौतियों को लेकर। अब अगला लास्ट में हम देखते हैं कि क्या एक्शन लिए जाएं, क्या कार्य किए जाएं। ठीक है, कि जिससे क्या एक्शन या क्या कार्य किए जाएं जिससे जो है हम भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे हम निपट सकें। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है। तो देखिए, जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हीं को हल कर दीजिए। उनको जब आप हल कर देंगे तो वही आपके फर्दर एक्शन हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को लेकर या किसी भी विषय को लेकर उसका वे फॉरवर्ड बताना है, उसके आगे की राह बतानी है या स्टेप टू बी टेकन बताना है, तो आपको यह देखना कि क्या समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं का हल दे दो, वे फॉरवर्ड हो गया। तो अब देखिए क्या समस्या थी हमारी, कि हमारी पहली समस्या थी क्या थी कि हमारा भूमि अधिग्रहण, लेबर लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ ये जो है जटिल हैं। ये पहली समस्या थी। तो उसमें क्या लिख दोगे? सिंप्लीफिकेशन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लैंड एक्विजिशन, लेबर एंड इन्वायरमेंटल लॉज। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में आप लोग पहले इस वाले सेक्शन को लिखोगे। ठीक है, भूमि अधिग्रहण, श्रम एवं पर्यावरण, फिर आप ये ब्रैकेट देंगे। ठीक है, फिर उस ब्रैकेट के बाद लिखिए कानूनों का सरलीकरण एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन। यस, और थोड़ा सरल भाषा में लिख लीजिए, कानूनों को सरल बनाया जाए और उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। कौन से कानून? भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून और पर्यावरणीय कानूनों को। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो दूसरा था कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए भाई क्या हम उपाय दे सकते हैं आगे? तो स्पीड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स। तो जो हमारे आधारभूत संरचना है, ठीक है, इंग्लिश में लिखिए पहले, स्पीड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हिंदी में लिखिए बुनियादी ढांचे संबंधी योजनाओं में तेजी लाना। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को परियोजना कहेंगे, प्रोजेक्ट्स को हिंदी में कहेंगे परियोजना, योजना नहीं, बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं में तेजी लाना। ठीक है, अब
हमारी समस्या थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, तो वही हमने कह दिया कि भाई जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप किया जाए, ये एक वे फॉरवर्ड हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या तीसरा, दूसरा जो हमारा था, फिर उसी में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, फिर दूसरा क्या था, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मशीनरीज। तो टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीनरी के लिए भाई हमने क्या उपाय दे रहे हैं कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई स्कीम टू अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स विल ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मशीनरीज। ठीक है, एक तो इस चीज पे ध्यान देना है, इस पे, और प्लस टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीनरीज को की समस्या को लेकर इन दो पॉइंट्स पे ध्यान देना है, तीसरे और चौथे पर। ठीक है, तो आप चाहो तो इन दो पॉइंट्स के को नोट करने के बाद ये आप जो है ना ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, और यहां पर लिख देना फॉर टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मशीनरीज। ठीक है, हिंदी में आप क्या लिख दोगे, तकनीकी एवं उन्नत मशीनों के लिए। ये दो पॉइंट रेलिवेंट है, तीसरा और चौथा। तो पहला क्या हम करेंगे, हम पीएलआई स्कीम को, ठीक है, लिख लिया इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में लिखिए, उत्पादन आधारित पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि वैश्विक विनिर्माता भारत की तरफ आकर्षित हों। ठीक है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वैश्विक विनिर्माता अपने साथ तकनीकी एवं उन्नत मशीनों को भी लेकर आएंगे। ठीक है, वो भी लेकर आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू डेवलप टेक्नोलॉजीज, प्रमोट इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, टू डेवलप टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तकनीकी विकास के मतलब तकनीकों के विकास के लिए आपको क्या प्रमोट करना है, प्रमोट इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हिंदी में लिखिए, तकनीकी विकास के लिए सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक लेवल पे, यानी कि हम भारत में ही तकनीकी विकास करें, और जो तीसरा पॉइंट है कि भाई बाहर से तकनीकी आ जाए। ठीक है, दोनों स्तर पर प्रयास करेंगे हम तकनीकी और मशीनरी वाली समस्या को सॉल्व करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद हमारा फिर समस्या क्या थी, स्किल्ड मैन पावर के लिए थी। तो हम बोलेंगे स्किल इंडिया प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से लागू किया जाए। ठीक है, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको समझकर और उन रिक्वायरमेंट्स को स्किल इंडिया प्रोग्राम में समाहित करके तब स्किल इंडिया प्रोग्राम को लागू किया जाए। तो ये अगला आउट वो हो गया, स्टेप फॉरवर्ड हो गया। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो जो समस्या है उसी का समाधान हमने बोल दिया। तो अगला क्या समाधान, ये वे फॉरवर्ड हमें देखना है। ठीक है, अगला है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद प्राइवेट सेक्टर टू अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद प्राइवेट सेक्टर टू अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, हिंदी में लिखिए, निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं
को समझने के लिए निजी क्षेत्र के साथ विमर्श करके दिए गए सुझावों के अनुसार स्किल इंडिया प्रोग्राम में सुधार करके उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, उसको और प्रभावशाली बनाया जाए। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी में अगर थोड़ा कम अट्रैक्टिव हो तो आप लोग बना लीजिएगा अपने यहां से। भाव तो मैंने समझा ही दिया आपको, है ना। अब उसके बाद फिर अगली क्या प्रॉब्लम थी? अगली प्रॉब्लम हमने देखी थी कि मोर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इंपोर्टेड कंपोनेंट्स में हमारी और वी आर डूइंग असेंबलिंग हियर, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग वी आर डूइंग बट नॉट अप टू दैट स्केल। ठीक है, हम भारत में असेंबलिंग ज्यादा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है हमें कि भाई हमारे पास तकनीकी ही नहीं है, तो इसीलिए जो है ना हम आयातित पुर्जों पर निर्भर हैं। तो उसका हम कुछ अभी कर नहीं सकते। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, तकनीकी और उसको उन्नत मशीनों के लिए जो है विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए, विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को आकर्षित किया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान किया जाए। तो यही तीसरा और चौथा पॉइंट वो कंपोनेंट वाले उसके लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका है कि हमारी निर्भरता विदेशी निवेश पर ज्यादा है, घरेलू निवेश से ज्यादा। तो भाई घरेलू निवेश तभी होगा जब हमारा वित्तीय क्षेत्र मजबूत होगा। अब वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने बैंकों का विलय तो किया है, पर साथ ही साथ सरकार को और भी प्रयास करने होंगे। घरेलू बचत को बढ़ाना होगा। घरेलू बचत मतलब कि जो हमारा जो हाउस होल्ड है, जो हमारे देश की जनता है, वो ज्यादा से ज्यादा बचत करे। अब आप कहेंगे कि ज्यादा बचत करेंगे तो भाई डिमांड कहां करेंगे? तो मैंने आपको बोला ना कि मैंने आपको पॉइंट क्या बोला है कि प्रमोट डोमेस्टिक सेविंग्स विद फोकस ऑन एक्सपोर्ट। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि घरेलू बचत को ठीक है प्रमोट किया जाए। ठीक है, और फोकस किस पे रहे? विद फोकस ऑन एक्सपोर्ट। तो घरेलू बचत को अगर प्रमोट करेंगे तो थोड़ी बहुत मांग में हो सकता है कमी आ जाए, तो उसकी भरपाई के लिए हम एक्सपोर्ट की मदद लेंगे, हम निर्यात पे ज्यादा बल देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, प्रमोट डोमेस्टिक सेविंग्स विद फोकस ऑन एक्सपोर्ट। हिंदी में लिखिए, निर्यात पर फोकस करते हुए घरेलू बचत को बढ़ावा देना। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारी एक समस्या क्या थी कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका ज्यादातर हिस्सा हमारा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उसके लिए फिर हमारा उपाय क्या होगा कि सरकार को उसके लिए कुछ कार्यक्रम लाने चाहिए या सरकार को उसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो एफर्ट्स टू बी मेड टू गेट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो विनिर्माण की गतिविधियों को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में लाने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख लीजिए, एफर्ट्स टू बी मेड टू गेट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हिंदी में लिखिए, विनिर्माण गतिविधियों को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में लाने के लिए सरकार को आवश्यक उपाय या कार्यक्रमों को चलाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद तो जो वहां पर समस्याएं थी उनका समाधान तो हमने यहां पर हमने दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे एक दो पॉइंट और हैं। तो एक पॉइंट यह है कि इंश्योर सिनर्जी बिटवीन आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया एंड स्किल इंडिया। ठीक है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है, फिर हमारा जो अलग से जो हम उपाय बता रहे हैं कि जैसे 8वां और 9वां, ये तो हमने जो समस्याएं थी उन्हीं का हल बता दिया 7th पॉइंट तक। फिर उसके बाद हमने अलग से भी और बेहतर करने के लिए हमने बताया कि भाई आप जो है आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया, ये जो 3 प्रोग्राम है इनके बीच में सिनर्जी मेंटेन करें। सिनर्जी मतलब तालमेल। ठीक है, आपस में गैप ना होना, आपस में बेहतर कम्युनिकेशन होना, दैट इज नोन एज सिनर्जी। ठीक है, तो हिंदी में लिखिए, अब ये जो आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये है किस लिए? ताकि लोग खुद उद्यमी बने, वो जो है ना उद्यमशीलता उनके अंदर आए, इंटरप्रेन्योरशिप आए।
ठीक है, और वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन मिले। तो इस तरीके, इसलिए जो है ना, ये जो तीनों प्रोग्राम है, इनके बीच में सिनर्जी मेंटेन करने के लिए हम एक उपाय बताएंगे। ठीक है, हिंदी में लिखिए, हिंदी में पहले ये लाइन लिखिए, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, और स्किल इंडिया। स्किल इंडिया को हिंदी में कौशल भारत है ना, या कुशल भारत। फिर ये वाला आप लोग वो लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, कार्यक्रमों के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए, कार्यक्रमों के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद अब लास्ट हमारा जो सरकार के लिए क्या सुझाव होगा, लास्ट सुझाव सरकार के लिए हमारा ये है, ठीक है, कि भाई जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको भी पीएलआई स्कीम में शामिल किया जाए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव है। पीएलआई स्कीम के तहत भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। ठीक है, तो अभी इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर लास्ट में लिख लीजिएगा। देखिए हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, ये पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। एमएसएमई सेक्टर, पॉइंट नंबर 9, एमएसएमई सेक्टर ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, हिंदी में लिखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में शामिल किया जाए। ठीक है, अब इसको पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए एमएसएमई सेक्टर को जब आप पीएलआई स्कीम में शामिल करोगे तो इसका मतलब है कि इस सेक्टर में जो भी कंपनियां वैल्यू एडिशन वाले काम करेंगे, जो भी वैल्यू एडिशन कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अपने प्रोडक्शन को मतलब अपने प्रोडक्शन को हर वर्ष लगातार बढ़ा रही हैं, उन कंपनियों को इस पीएलआई स्कीम के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मैक्सिमम पार्ट है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है वो इसी में है। ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं वो इन्हीं के समान है। तो इसमें होगा क्या कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी फर्म्स या कंपनीज काम कर रही हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, यानी कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फायदा क्या होगा, ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये तो पहला काम होगा। हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, हिंदी में भी जो है ना, पहला क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियों का असंगठित क्षेत्र से, अनऑर्गेनाइज, देखो देखिए मैं कहीं कहीं शॉर्ट में लिख गया हूं तो आप लोग उसको समझ जाइएगा, क्योंकि जगह मैं बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, देखिए आर्थिक गतिविधियों को असंगठित क्षेत्र से, आर्थिक गतिविधियों का असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर संक्रमण होगा। ठीक है, या फिर वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में शामिल होंगी, यानी कि वो जो है अपने आप को, जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है सरकार के साथ, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा फायदा क्या होगा, अब इससे क्या है कि प्रोडक्शन के लिए आपको जब इंसेंटिव मिल रहा है तो आप प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, उत्पादन भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद एमएसएमई सेक्टर जो है ये एम्प्लॉयमेंट जो है ना सबसे ज्यादा देता है। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वो एमएसएमई सेक्टर ही करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा,
यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या रोजगार सृजन। भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का तो इतना तो अभी मॉडर्नाइजेशन तो हुआ नहीं है, यहां पर तो इतनी हैवी मशीनरीज वगैरह की जरूरत है नहीं अभी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हिंदी में लिख लीजिए उत्पादन बढ़ेगा, फिर अगला पॉइंट लिख लीजिए रोजगार सृजन ज्यादा होगा। ठीक है, या रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फायदे, मतलब कि एमएसएमई सेक्टर को अगर हम पीएलआई स्कीम में शामिल कर लेते हैं तो ये सारे फायदे होंगे। तो यहां तक हमने ये समझा कि भाई हमारा जो है क्या चुनौतियां थी, और उसके बाद उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें क्या क्या जो है ना उपाय अपनाने चाहिए। तो यहां हमने जो है ना मेक इन इंडिया प्रोग्राम को पूरी तरीके से समझ लिया है। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये उसी का अगला पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ना हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये आगे भी रेलिवेंट रहेगा। सो प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए, और आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नोट्स के लिए यहाँ पर जो है ना नंबर जो आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप नोट्स के लिए जब भी चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।